नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। उपनल कर्मियों को वेतन बढ़ोतरी की दी सौगात, तो वहीं आशा कार्यकर्ताओं का भी बढ़ाया मानदेय। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का अल्मोड़ा दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा, भारत की सीमाओं पर आज पूरी चौकसी, हमारा देश आज मजबूत हाथों में। उत्तराखंड में धामी सरकार के आज 100 दिन पूरे। बीजेपी ने बताया कार्यकाल को शानदार, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर साधा निशाना, कार्यकाल को बताया निराशाजनक। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रामलीला में दशरथ के किरदार में 3 दशकों से अलग अलग रोल कर निभाकर जीत रहे हैं जनता का दिल। तो जनता ने भी कई बार विधायक बनाकर दिया मंत्री को जन सेवा का मौका। उधम सिंह नगर में कानून के रखवालों ने उड़ाई धज्जियां। सिपाही ने की युवक की बेरहमी से पिटाई, पूरा मामला कैमरे में कैद। तो वही एसएसपी ने सिपाही को किया निलंबित। अब आइए खबरों पर बढ़ते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए। तो वही कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के उपनल कर्मचारियों की भी मुराद पूरी हो गई। सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार ने फैसला लिया कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल की है उनके 2,000 रुपए और 10 साल से अधिक नौकरी वाले कर्मचारियों के वेतन में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही एक निश्चित बढ़ोतरी हर साल की जाएगी। विचार किया गया, जिसमें 3 प्रकरण डिफर किए गए और जो राज्य की कई उपनल की समस्या थी उसका आज समाधान किया गया। आशा बहनों को, जिन्होंने कोविड पीरियड में बहुत तन्मयता के साथ आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने काम किया, तो आशा बहनों का मानदेय और प्रोत्साहन 1,500 रुपये बढ़ाकर मिनिमम 6,500 रुपये उनको हर महीने मिले, ये इंश्योर करने के साथ साथ आंगनवाड़ी बहनों का, आंगनवाड़ी सहायकों का, आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र पे कार्यरत जो कार्यकर्ती हैं, इन सब के वेतन वृद्धि के लिए व्यापक विचार विमर्श करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। इसके साथ साथ जो सोमेश्वर का मेडिकल जो हॉस्पिटल है उसको उच्चीकरण करके 100 बेड के अस्पताल के रूप में करने का निर्णय लिया है। तो वहीं केंद्रीय पर्यटन व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री अजय भट्ट का स्वागत किया। आपको बता दें कि मीडिया के सवालों पर उन्होंने भारत की सीमा में चीन की घुसपैठ के बारे में कहा कि भारत की सीमाओं में आज पूरी चौकसी है, कोई भी आज भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता, और जो भी जरा भी घुसने की कोशिश करता है तो उसे भाग खड़ा होना पड़ता है। इस समय देश में घुसपैठ करने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। हमारा देश आज मजबूत हाथों में है। दोनों रीजन में, गढ़वाल में और कुमाऊं में बहुत सारे ऐसे प्लेसेज हैं जिनको अभी हम बाहर तराश के उतना नहीं ला पाए हैं। जो पुराने हैं ये तो हैं ही हैं,
जिनको हम मानचित्र पर ठीक से नहीं दिखा पाए हैं। मेरी कोशिश है सारी चीज़ों को हम दिखाएं। बॉर्डर टूरिज्म की एक कोशिश हमने करी है, जो हमारे बॉर्डर हैं। अब आप देखेंगे कुछ दिनों में हम लोग कैलाश मानसरोवर गाड़ी से जाने वाले हैं, धारचूला से सीधे आगे तक। जहां चीन से सड़क आ रही है उसी पर हमारी सड़क मिलने वाली है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, मैं जाने वाला भी हूँ वहाँ। तो बॉर्डर टूरिज्म चाहे यहाँ हो, चाहे नीति क्षेत्र से, नीति माना कहते हैं ना, जैसे माना तो बिल्कुल बद्रीनाथ जी पर लगा है, तो नीति क्षेत्र से हम चाहते हैं कि जो दूसरे देश की सरहद है वहाँ तक हम जाके अपना भी जो बॉर्डर टूरिज्म है, यही नहीं पूरे देश भर में हर चीज़ को मंगा रहे हैं। द्रोण सागर है। तो वहीं बाजपुर में उत्तराखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष रामकृष्ण सिंह रावत ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की व्यवस्था को देखकर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के छात्र छात्राओं को लेकर लगातार कार्य कर रही है। एकलव्य विद्यालय बनना है, तो कुछ विवाद की वजह से वो बिल्डिंग अभी नहीं बनी। और फिर भी जो जहाँ पर विद्यालय चल रहा है इस स्थान पर, और ये सूद साहब की जो प्रॉपर्टी है उसमें, और मैंने यहाँ के देखा तो मुझे काफ़ी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो किराए की बिल्डिंग है जहाँ पर हमारा विद्यालय चल रहा है वो एक ऐसी जगह में होगा। तो सूद साहब ने बिल्कुल ये परफेक्ट जगह बनाई हुई। मैं काफ़ी प्रभावित हूँ यहाँ आके आकर के। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि भाई किराए की बिल्डिंग में हमारा विद्यालय चल रहा, कैसा उसमें होगा, स्टाफ रूम, बच्चों को पढ़ने के लिए किचन वगैरह कैसा होगा, क्या व्यवस्था होगी। लेकिन मैं काफ़ी प्रभावित हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति के माहिर खिलाड़ी बंशीधर भगत एक मंजे हुए रंगमंच के कलाकार भी हैं। जी हाँ, 3 बार के विधायक भगत हल्द्वानी के ऊंचा पुल में आयोजित रामलीला में राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। दशरथ के किरदार में बंशीधर भगत को पहचानना आसान नहीं लगता। वो किसी मंजे हुए कलाकार की तरह राजा दशरथ के जीवन के सभी उतार चढ़ावों को जीवंत कर देते हैं। वैसे तो राजनीति की ही तरह बंशीधर भगत के लिए रामलीला का मंच भी कोई नया नहीं है। वो पिछले 3 दशक से रामलीलाओं में अलग अलग किरदार निभा रहे हैं और अंगद परशुराम जैसे पाठ भी खेल चुके हैं। तो वहीं अपने 6 बार विधायक बनने का श्रेय वो जनता का प्यार और भगवान राम का आशीर्वाद बताते हैं। लेकिन ये भी सच है कि रामलीला की 3 दशक की यात्रा ने भगत को जनता के दिल में जगह बनाने में काफी मदद की है। राजा हरिश्चंद्र खेला, उसके बाद फिर मैंने 22 वर्ष की आयु में रामलीला का पहला पाठ परशुराम का खेला। हल्द्वानी के प्रसिद्ध रावण के किरदार करने वाले चोखेलाल के साथ मैंने पाठ खेला। और रामलीला में महिला पाठ छोड़कर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोड़कर, हनुमान और रावण का पात्र छोड़कर सभी पात्रों का किरदार मैंने निभाया है। अंगद, परशुराम और दशरथ, ये तीनों एक मंच पर मैंने कम से कम 20-22 साल तक खेले। फिर उम्र बढ़ गई तो मैंने अंगद छोड़ा, फिर व्यस्तता बढ़ गई, परशुराम छोड़ा। दशरथ है लगभग 45वां वर्ष मेरा है और कुल रामलीला का 50 साल का मेरा सफ़र है। और क्योंकि मुझे शौक है, इसके कारण से मेरे को रामलीला कमेटी में बहुत से पात्रों से। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का अभी तक का कार्यकाल पूरी तरह निराशाजनक रहा। बीजेपी ने अभी तक के कार्यकाल में केवल मुख्यमंत्री बदलने का कार्य किया है। पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव से पहले जनता से वायदे किए थे, उन वायदों में से कोई भी अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री हमको मिले हैं, उनके पास समय नहीं है। घोषणाएं बहुत हो रही है, उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसे की नितांत आवश्यकता है। लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव सर पर है, इसीलिए सरकार लगातार जो है उत्तराखंड के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। तो वहीं मसूरी में निर्माणाधीन टाउन हॉल नवंबर माह तक बनकर तैयार हो जाएगा और मसूरी की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
पत्रकारों से बातचीत में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बरुनिया ने बताया कि टाउन हॉल का 90% कार्य पूर्ण हो चुका है और नवंबर तक इसके सभी कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे। वन टाइम सेटलमेंट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये योजना पूरे देहरादून के लिए लागू की गई है, लेकिन मसूरी में मानक पूर्ण न होने के कारण इसे लेकर दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिसके लिए शासन को पत्र भेजा गया है। में उन ओटीएस की जो सुविधाएं हैं, उनकी जो नॉर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती। इसकी वजह से हमारे पास ओटीएस के मसूरी से बहुत कम एप्लीकेशन आए हैं, जिसको हम पुनः फिर इस पर विचार करने के लिए शासन से अनुमति लेने की सोच रहे हैं। उनको शासन को पत्र भेजेंगे, उसके उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं मसूरी नगरपालिका परिषद सभासद गीता कुमारी ने गनहिल क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया, जिसमें नगरपालिका परिषद, स्वास्थ्य विभाग सहित गनहिल के लोगों ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं सभासद ने गनहिल के लोगों से स्वच्छता एवं समस्याओं के बारे में चर्चा भी की। कुमारी ने लोगों से कूड़ा इधर उधर न फेंकने को कहा और अपने प्रतिष्ठान में डस्टबिन रखने की अपील की। गनहिल एक मसूरी का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है और यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो भी शॉपकीपर हैं, उनके द्वारा जो बातें रखी गई हैं, जैसे मुख्यतः जो बातें हैं वो कूड़े का जो निस्तारण है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट इशू मुद्दा रहा है। उसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, रोड स्वीपिंग का इशू है और जो रोड का मेंटेनेंस है, तो ये 4 से 5 जो मुद्दे हैं उन पे हम लोगों का एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ, एक पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है। और आशा करता हूं मैं अपनी तरफ से कि हमारी नगर पालिका की जो भी टीम है, जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो वे भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य और नैनीताल विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस में आने से जहां कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव कैलाश डालाकोटी ने यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने से इसे पार्टी के लिए काफी अच्छा बताया। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी प्रदेश की 60 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस में 2022 में से पहले सरकार बनाने हमारे दोनों विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर हमारे जो पुराने छात्र जीवन से ही ग्राम प्रधान से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर और दो बार प्रदेश अध्यक्ष हुआ, एक बहुत बड़ा अनुभव उनको उत्तराखंड का बहुत बड़ा अनुभव है। ये हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है कि हमसे दोनों लोग बिछड़े तो हमें एक बहुत बड़ा नुकसान था। आज हमें एक कांग्रेस की भरपाई होगी और पूरे उत्तराखंड को इसमें खुशी की लहर है। आज पूरे हर समाज को, चाहे वो दलित समाज हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जो भी हमारे समाज में पूरे उत्तराखंड में सिख हो, मुस्लिम हो, उनके हमारे यशपाल जी के आने से, छोटे भाई भतीजे संजीव के आने से बहुत खुशी की लहर है। बता दें कि एम्स ऋषिकेश में पैरामेडिकल के छात्रों का भड़कने का मामला सामने आया है। छात्रों का आरोप है कि एम्स प्रशासन ने उन्हें हॉस्टल में कमरे अलॉट नहीं किए, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही नहीं, एक छात्रा को कमरा देने के बाद कमरा खाली करा लिया गया। छात्रों ने नाराज होकर एम्स प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। तो यह हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र की जनता बिजली विभाग की लापरवाही से इन दिनों काफी नाराज है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्युत विभाग की लापरवाही को कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे में वहां के ग्रामीण बिजली के खंभों पर झूलते तार से दहशत के साए में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गोलापार के खेड़ा के अलावा कई अन्य गाँव के ऊपर से बिजली विभाग की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये लाइन को पड़े हुए 2-2.5 महीना हो गया है और उतना ही हमको जाते हुए हो गया। हमसे कहा उस टाइम नई लाइन पड़ रही है, ये पूरी लाइन निकलेगी और आप लोगों को इसमें से कनेक्शन मिलेगा। तो
ऑफिस में गए, आ रहे हैं कहाँ? उसका जेई भी आए, जेई भी चेक करके सही हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और एक बार ये तार गिर गया तो उन्हें खाली ऐसे थोड़ा हल्का फुल्का अड़ा गए, अब बदल देंगे। इसके पहले हम जेई साहब 2-3 बार आ गए हैं, यहाँ पे ग्राम प्रधान ने बुलाया उनको, उनने मुआयना किया, उसके नाम कहने के बाद हाँ कल 2-3 दिन में हम हटा देंगे। 2-3 दिन में देखते आज 3 महीने गुजर गए हैं और उसके बाद से एसएन साहब के पास गए, उनने वहाँ के लिए आदेश किया, एसडीओ साहब के लिए पांडे जी के पास सुभाषनगर में गए, उन्होंने कहा हाँ जेई को बुलवाया, जेई ये साहब आए, वो ये कर रहे हैं हमसे, तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ में खतरा नहीं है, खाली तुम हमको बेवकूफ़ बनाने में लगे पड़े हो। बरसात से पहले भी परेशान थे, तार कितने बार गिरा, उसके बाद हम वहाँ भी गए कि ऑफिस में गए, ऑफिस वालों ने कहा कि हो जाएगा काम। उसके बाद हमने पुरानी जेई ने कहा कि हम तुम्हें नई लाइन दे रहे हैं, उसमें कनेक्शन देंगे। हमें तार मंगाए, तार हमने अंदर रखे हैं, 2 महीने हो गए हैं। और उसके बाद हम पेड़ भी, अब पानी भर गया, पेड़ के नीचे जाते हैं, करंट आता, हमें पीछे जाने से बारिश में पानी से नहीं जा पाते। तो वहीं हरिद्वार के सिडकुल में ट्रैक्टर के नीचे आ जाने से उपचार के दौरान बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने थाने में तहरीर दी और कार्यवाही की मांग की, जिसके चलते थाना सिडकुल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि खबर हरिद्वार के सिडकुल से है, जहां पर ट्रैक्टर के नीचे आ जाने से बच्चा गंभीर घायल हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। और इसी बात से क्षुब्ध होकर परिजनों ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। को जो है एहतियात के तौर पे ट्रैक्टर को सिडकुल चौकी में गैस प्लांट चौकी में खड़ा कर दिया गया था। कल सुबह इसमें जानकारी प्राप्त हुई और बच्चे की डेथ हो गई है, तो पुलिस ने पंचायतनामा करके ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया था। आज सुबह इस पर पीड़ित पक्ष की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई, तो जिसमें मुकदमा लिख के तफ्तीश की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में ड्राइवर पुलिस के कब्जे में आ गया, तो उससे पूछताछ की जा रही है। तो अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है, उसकी जैसे पूछताछ के आगे जैसा बनेगा उसके बाद कार्रवाई होगी। तो वहीं उधम सिंह नगर में कानून के रखवालों पर ही अब सवालिया निशान उस वक्त खड़ा हो गया जिस वक्त एक उत्तराखंड पुलिस के सिपाही ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा डाली। जनपद के एक सिपाही ने इंसानियत को तार तार कर डाला जब एक युवक को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो युवक बेहोश हो गया। ये पूरा मामला कैमरे में लाइव कैद हुआ और वीडियो वायरल भी हो गया। हालांकि मामले का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। जैसे ही संज्ञान में आया तो कप्तान साहब द्वारा, एसएसपी सर द्वारा उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी उसमें जांच चल रही है। तो वहीं ऋषिकेश में हजारों लोगों के आकर्षण का केंद्र रहने वाला अभिमानी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले इस बार भी त्रिवेणी घाट पर दशहरे के दिन लोगों को जलते नहीं दिखाई देंगे। दरअसल कोरोना की वजह से जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसके मुताबिक दशहरा पर्व पर रावण दहन का कार्यक्रम होना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए सुभाष दशहरा कमेटी बनखंडी ने रावण दहन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। लेकिन परंपरा को बरकरार रखने के लिए त्रिवेणी घाट में दिन के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के छोटे पुतले पूजन के लिए जरूर बनाए जाएंगे, जिन्हें जलाने की जगह पूजन के बाद गंगा में प्रवाहित कर दिया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन के कार्यकाल को पूरी तरह निराशाजनक करार दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि धामी सरकार के 100 दिन महज झूठ, फरेब और जुमलेबाजी के साबित हुए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के कामों को आगे बढ़ाएंगे और इन 100 दिनों में काम ना करके उन्होंने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है। विधानसभा उसमें से कहा था कि हम बिजली के बिलों पर लेट फीस, लेट सरचार्ज और फिक्स चार्ज को माफ करेंगे, लेकिन आज भी बिजली के बिल वैसे ही आ रहे हैं। इस सरकार ने हमारे प्रदेश की न्याय मांगनी जनता पर राष्ट्रपा जैसा ब्रह्मास्त्र, कानून का ब्रह्मास्त्र जिसको कहा जाता है, उससे उनको आतंकित करने का और भयभीत करने का काम किया। पंडा प्रौढ़ समाज हक हकूकधारियों के समाधान के लिए उनको गुमराह किया। हाई पावर कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने आज तक कोई निर्णय नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं दी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।